Very good morning. मिथिलेश, मयंक, परिधि, विजय, नीरज, जितेंद्र, संजय, अभय, अवधेश, मोनिका, रमेश, ओशनोग्राफी में क्या समझाना है? ओशनोग्राफी में तो मैंने लेक्चर्स लिए हैं, वीडियो होगा आपके पास। संजीव, पुनीत, प्रियंका, संतोष, किशन, मनीष, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। साक्षी, उमेंद्र, शुभम, नितेश, कुंदन, दीपक, राजीव, सत्यम, अनूप, अंजलि, जय हिंद गुरुजी, श्रीकांत, कोविड की वजह से 1 महीने गायब था, कृष्णा, इंडियन ज्योग्राफी शुरू होगी? हाँ, आज शुरू होगी, बिल्कुल होगी। शशि, जिज्ञासा, पल्लवी, विजय, रत्नेश, विकास, नाम रट रहे हैं सबका, प्रतिभा, एकता, रत्नेश, श्याम लिख रहे हैं कि हम बड़े परेशान हैं। अच्छा भला आईआर शुरू हुआ था, लड़कों ने बंद करवा दिया। लड़कों ने तो सब कुछ ही बंद करवा दिया। रुचि, शफीक, मयंक, राजवर्धन, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है? जो तुम्हारे यूपीएससी के सिलेबस में है वही होगा। और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो हमने वर्ल्ड मैपिंग के साथ करवाया था। आप लोगों को याद होना चाहिए कि ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रिसोर्स और इंडस्ट्री दो ही पक्ष को पढ़ना है यूपीएससी में। और मैपिंग के क्लास में आप देखो तो उसमें रिसोर्स और इंडस्ट्री पूरा करवाया जा चुका है। पूरी दुनिया में रिसोर्स कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज कहाँ लगे हुए हैं। हाँ, मेरा आई प्रोटेक्टर। प्रतिभा, आप मेरा बड़ा ख्याल रखते हो। कहाँ रखा है? कुंदन, अवधेश, प्रियंका, निवेदिता, शुभम, ज्योग्राफी का पीटीआर क्लास नहीं होगा। ज्योग्राफी का तो सब हो ही गया। इतना मैपिंग में इतना करवाया है तुम लोगों को और इतना मटेरियल गया है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तापमान की विलोमता पर हमने वीडियो बना दिया है। तापमान की विलोमता पर आपको
वीडियो मिल जाएगा। ओके, आज आई प्रोटेक्टर की जगह हम गॉगल्स यूज कर ले रहे हैं। मिलिट्री वाला टी शर्ट पहना था तो मुझे लगा कि वैसे मिल भी नहीं रहा है। पटना में एक ब्रांच खोलिए। क्यों खोलें भाई? मिनरल्स के क्वेश्चन करने के लिए ना आपको एनसीईआरटी देखना होगा, और कई बार अखबार में कोई माइंस का नाम आ जाता है तो आप कितना भी कोचिंग कर लोगे, जो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में मान लो कि अगले साल कोई माइन का नाम आ गया, कोई नया माइनिंग सेंटर खुल गया, तो वहाँ पे उसका नाम तो पहले से तो न एनसीईआरटी में मिलना है, न किसी बुक में मिलना है, ना आप किसी टीचर के मुंह से सुनोगे। तो कुछ चीज़ें, कुछ एक दो क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलेगा आपको बुक्स में या कोचिंग के मटेरियल में या टीचर के द्वारा। आपको मिलेगा 60 से 70%। आप बार बार इस बात को हम बताते रहते हैं। हालांकि 60 से 70% जो लोग सही करते हैं वो लोग आईएएस बनते हैं। आप देखो कि जो आईएएस में रैंक 1 होता है उसका ओवरऑल मार्क्स कितना होता है? 60% के आसपास रहता है। जो रैंक 1 होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग कई बार जो जोन ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसमें काम नहीं करते हैं। हम लोग जो असंभव वाला प्रश्न रहता है उसको देख करके घबराने लगते हैं। जो 100 प्रश्न पीटी में आएंगे आपके, उसमें से 80 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप एक्सेस कर सकते हो। 10 से 20 प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपसे कभी नहीं बनेंगे। वो किसी अच्छे अच्छे प्रोफेसर, टीचर, बहुत अच्छे मेंटर से भी नहीं बनेंगे। आप इस बात को मान लो। रियलिस्टिक बनो, एक प्रैक्टिकल इंसान बनो, एक व्यवहारिक इंसान बनो। उन्मादी मत बनो, जोश में नहीं रहो, तूफान मत मचाओ। एड्रिनल और ब्रेन फट रहा है तुम्हारा और आक्रोश आ रहा है तुम्हारे अंदर में, या तुम अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, दुखी कर रहे हो कि ये नहीं क्यों आ रहा है, वो कहाँ से होगा। आपका जो यूपीएससी में जो स्मार्ट लोग आते हैं, जैसे मान लो कि एक इंजीनियर आया आईआईटी से, तो 100 प्रश्न में 80 प्रश्न होगा जिसको वो जोन ऑफ प्रोबेबिलिटी में रखता है। हम लोग इसी तरह का ट्रेनिंग देते आए। आजकल हमने हजारों इंजीनियर्स और पता नहीं कौन कौन लोग पढ़ करके गए। इंग्लिश मीडियम में विशेष करके ये बहुत सफल प्रोग्राम रहता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझते हैं कि सही बात कह रहा है ये। उनके समझ में आता है। तुम लोग का जो माइंड है ना, वो आपस में ज्यादा गवर्न्ड है, आपस में एक दूसरे को, और तुम लोग के बीच में टॉक्सिक लोग बहुत रहते हैं। टॉक्सिक लोग जो दूसरे को सता करके मजा लें, दूसरे का मजाक उड़ा करके मजा लें, तीसरे को गाली दे करके मजा लें, टॉक्सिक लोग होते हैं ये। तो ये तो मेरा अनुभव बहुत ही स्ट्रांग अनुभव है ये,
कि हिंदी माध्यम में टॉक्सिक एलिमेंट बहुत सारे आते हैं क्लास में, और बहुत सारे मासूम लोग भी आते हैं। देखो, जब हम ऐसा कहें तो ये बुरा मत मानना हमारी बात का, ये तुम भी कहोगे, जो हम कह रहे हैं आप भी कहोगे कि ऐसे विषाक्त मन वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं हिंदी माध्यम के बैच में, जो क्यों जले कटे हैं, क्यों भौंक रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसका कारण ही नहीं समझ में आता है, वो उनका चरित्र व्यवहार कहाँ से आया ये समझ में नहीं आता है। तो उनकी बात छोड़ दो, लेकिन आप में से जो समझदार हो मेरी इस बात को जरूर समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे क्लासेस का पटाक्षेप होने वाला है। अब ये हमारी क्लासेस जब बंद होंगी उसके पहले हम कुछ और छोटी छोटी मंत्र हैं यूपीएससी के सफल होने के, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसमें से एक मंत्र ये भी है कि हम लोगों को जोन ऑफ प्रोबेबिलिटी में काम करना चाहिए या जोन ऑफ इम्प्रोबेबल्स में काम करना चाहिए। संभावनाओं के क्षेत्र में काम करो। जो असंभव है उन प्रश्नों को देख करके न तुम कभी विचलित हो, न दूसरे से उस पर डिबेट करो। वो हर वर्ष वैसे प्रश्न आ ही जाएंगे। तुम कितनी भी तैयारी करोगे तो प्रत्येक वर्ष पीटी में 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिसका कोई उत्तर नहीं दे सकता है। 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि तुम्हारा दिमाग हिला देगा कि यार हमको नहीं आता है। तो 80 प्रश्न या 70 प्रश्न भी अगर तुमको तुम्हारे जोन ऑफ प्रोबेबिलिटी में है तो तुम सोचो कि बहुत आसान है। अगर 70 प्रश्न तुम सॉल्व कर देते हो किसी पीटी में एक्यूरेसी के साथ तो तुम तो पीटी का टॉपर बन जाओगे भाई। आखिर कितने मार्क्स का है तुम बताओ? 100 नंबर में 105 नंबर में लोग पीटी क्वालिफाई करते हैं ना। 105 107 बहुत ही सेफ स्कोर माना जाता है। आगे नीचे पीछे होते रहता है, कभी 98 भी कट ऑफ गया है तो कभी 117 भी कट ऑफ गया है, लेकिन ज्यादातर जो आजकल ट्रेंड है वो 105 सेफ हो जाएगा तुम्हारा स्कोर। 100 के आसपास कट ऑफ है। तो 100 के आसपास कट ऑफ है यानी कि आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? अगर आप 50 प्रश्न भी, मेड आई है बिल्कुल सही हमसे ज्यादा तुम ही लोग को पता चलता है। हाँ जी आ जाइए। अच्छा, मैंने कहा गेट खुला हुआ पर कोई आया नहीं। नहीं आप तो सोनू को भी बुला लूं? नहीं, आप ये सफाई वाला काम संडे को रखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है ना, अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। थैंक यू नीरज। तो ये क्लास 11 एनसीईआरटी तो पढ़ना जरूरी है ही, इस पे तो प्रश्न ही मत पूछो, ये बचकाना प्रश्न है। देखो, तो हम आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे थे कि अगर आप पीटी क्वालिफाई करना चाहते हो, ये दरवाजा बंद कर दो। ये वाला दे रही हूं। क्या है? मिक्सी था ना? क्या है? मिक्सी। हाँ ठीक है सोनू आया तो ठीक। ये उठा लूं? हाँ उठा लीजिए। 3 कप रखा है यहाँ पे, उठा। ये बंद कर, सॉरी। देखो, आप लोग हमारी इस बात को समझो, और मेरा उपहास करने से क्या ही होगा, मेरे विषय में कुछ कुछ बोलने से क्या ही हो जाएगा। हम लोग की जिंदगी निकल चुकी है आगे, पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर जिंदगी है, स्पेस में है हम लोग। अब हम लोग का बुरा तो हो ही नहीं सकता है। हम लोगों को जो मेहनत करना था, जितनी आंखें फोड़नी थी पढ़ने में, पढ़ाने में, बाइक से भागा, बस में धक्का खाया, वो सब काम खत्म हो चुका है। इसलिए हम लोगों के अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करो। इस बात का कम से कम रिस्पेक्ट करना सीखो कि एक व्यक्ति जिसने कि अंग्रेजी माध्यम में 15 साल, जिसके आसपास कोई नहीं फटका, कोई संस्था नहीं चली, और मेरे राइज के बाद सारे टीचर का अंत हो गया।
अब वो व्यक्ति इतना मेहनत करके ही तो कुछ किया होगा, इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ ज्योग्राफी को डेवलप कर दिया, ज्योग्राफी के एक एक मॉडल एंड थ्योरीज को मैंने अलग ढंग से पढ़ाया, पूरे फिजिकल ज्योग्राफी को आसान कर दिया। अभी तो आप लोग ऑप्शनल में तो हो नहीं, आपको क्या पता हम क्या करते हैं ऑप्शनल में, कैसे कैसे बच्चे आते हैं और क्या क्या करके सीख जाते हैं, क्या रैंक लाते हैं, आपको तो कुछ पता है नहीं, आप तो नए जनरेशन के हो। तो कम से कम हमारे कुछ अनुभव का तो ध्यान रखा करो। इतने बड़े बड़े रैंक्स आए, उनमें मैंने क्या देखा, हम तो बस शेयर करना चाहते हैं। ये शेयर करने से मुझे मिल कुछ नहीं रहा है, ये जो हम आपसे कह रहे हैं इससे मुझे क्या मिलने वाला है, इससे ना कोई पैसा मिलने वाला है, ना कोई इज्जत मिलने वाली है। फिर भी मोहवश कह देते हैं, भावनावश कह देते हैं कि किसी के मन में तो ये बात जाएगी, कोई तो समझेगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो आप ये समझो कि जब भी पीटी में 100 प्रश्न आएगा, मेंस एकदम से अलग होता है। मेंस में तो हर प्रश्न आपको लिखना है, उसमें कोई ये जोन ऑफ प्रोबेबिलिटी और वो नहीं काम करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा। मेंस में तो जो प्रश्न नहीं भी आता है उसमें भी कुछ कैसे लिखना है, इसका प्रैक्टिकल प्रयोग हम आपको सिखाएंगे। लेकिन यहां पीटी में तो 80 प्रश्न तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर आप करते हो। अब सवाल है कि पीटी में मान लो 100 प्रश्न आए तो आपको कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर हमसे पूछोगे तो जैसे डकवर्थ लुईस मेथड होता है क्रिकेट में, वैसे ही स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स होता है। तो उस पर काम करने के बाद यही समझ में आता है कि आपको 85 से 90 के बीच में प्रश्न कम से कम सॉल्व करना चाहिए। अगर आप 85 से कम कर रहे हो तब भी आप कहीं ना कहीं उस जोन में जा रहे हो जहां पर शायद पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो 84 ऐसे आता है, अगर एक्यूरेट हम देखेंगे तो 84 to 88 ये सबसे अच्छा जोन है जहां पे आप क्वेश्चन जितना आपको सॉल्व करना चाहिए। और बड़ा से बड़ा, अच्छा से अच्छा विद्वान छात्र भी इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ओके। हाँ, तो वो क्वेश्चन लिख करके भेजो ना। तुम गलत क्या, हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं, आप क्यों इसमें परेशान हो? उसके लिए हम एक रास्ता बता देंगे। क्या जरूरी है कि सब कुछ कहा ही जाए, लिखवाया ही जाए? आप उसको देखो तो प्रश्न लिख करके भेजो, हम उसका समाधान तुरंत देंगे। आज मिनरल पे प्रश्न आया है तो कल उस पे प्रश्न आएगा, इंडस्ट्री पे प्रश्न आएगा, कभी रिसोर्स कंजर्वेशन पे प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, आप को हम पीटी के बारे में बता रहे थे कि पीटी में अगर 100 प्रश्न हैं तो उसमें आपको 84, 83 से लेकर के 88 के आसपास में इतना ही प्रश्न सॉल्व करना चाहिए। ये सबसे सेफ जोन माना जाता है। दूसरा इसमें सजेशन है कि पीटी में जो 20 प्रश्न आते हैं जिनको आप नहीं कर पाते हो, बिल्कुल सन्नाटा रहता है, या ऐसा 10 प्रश्न होगा या 15 प्रश्न होगा, उसके बेसिस पे अपना मूल्यांकन नहीं करो। अपना मूल्यांकन करना है, अपने पढ़ाई की दिशा को डाइवर्ट करना है। वे 80 प्रश्न जहां पर संभावनाएं हैं, जहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा सजेशन ये है हमारा पीटी के लिए कि आप जो एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी को पढ़ने के क्रम में जो भी शब्दावली या जो भी फैक्ट्स कुछ आ रहे हैं वहां पे, उस पे इंटरनेट पे सर्च जरूर मारो। तो एनसीईआरटी प्लस इंटरनेट का जो तुम्हारा सर्च होगा ना, उससे जो दोनों को मिलाकर के जो फैक्ट बनेगा, वो पीटी में क्वेश्चंस को ग्रैब करता है, पकड़ता है क्वेश्चन में, क्योंकि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी, एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से भी प्रश्न बहुत पूछे जाने लगे हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ना होकर के उससे रिलेटेड पूछने लगा है। ओके, फिर एक और भी सजेशन दे देते हैं कि आप अगर 4 ऑप्शंस हैं, एक पीटी का प्रश्न आप ले लोगे तो उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं, विकल्प रहते हैं। तो 4 में आपको इलिमिनेशन मेथड भी लगाना पड़ेगा। इलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि जो प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो, उस प्रश्न में जो 4 उत्तर दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से ये तो पक्का तय हो जाएगा कि ये 2 तो नहीं होना है भाई,
है ना, सी तो कभी नहीं होगा इसका उत्तर, डी इसका उत्तर कभी नहीं है। तो जब आप इलिमिनेट कर देते हो और आपके पास इलिमिनेशन के बाद 2 रह जाता है, तो आप उस प्रश्न को जरूर सॉल्व करो, समझे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप प्रश्न को पढ़ोगे और एक्यूरेट आएगा। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947। ऐसे प्रश्न नहीं आएगा यूपीएससी में कभी भी, वो बहुत घुमाते रहेगा और बहुत घुमाते। 1947 की जगह ये लिख दे सकता है कि वह वर्ष जिस वर्ष दामोदर वैली कॉरपोरेशन का डैम का निर्माण हुआ था, ऐसे कुछ। वैसे 48 में उद्घाटन हुआ था, लेकिन 47 का, मेरा फैक्ट मत पकड़ना, बात को समझने की कोशिश करनी है। तो ये इस तरह का लिखा हुआ है, 1947 नहीं लिखा हुआ, उसके जगह कुछ और लाइन लिखा हुआ है, रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखा हुआ है। ये यूपीएससी है जो आपका इस तरह का टेस्ट लेती है। अब आप इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको देखना होगा कि इलिमिनेशन से 2 बाहर हो गए, तो बाकी 2 में जो आपका इंस्टिंक्ट कहता है कि हाँ ये सही है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है कि हाँ ये सही लग रहा है, आप कर देना चाहिए। यानी किसी भी प्रश्न में अगर 2 इलिमिनेट कर दिया और 2 में फंस रहे हो, तो वैसे प्रश्न को जरूर करके आना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तुम्हारे पास 30-40 प्रश्न आ जाएंगे जिसमें तुम 2 के बीच में फंस जाओगे। अगर उसको नहीं करोगे तो फेल कर जाओगे पीटी फिर, और ये सबके साथ होता है। और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को इसमें लगाओगे तो चूंकि 1/3 रिडक्शन हो रहा है ना, जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है, और 2 जब तुम आ गए हो तो तुम्हारा 50% प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने से तुम्हें स्कोर कर दोगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं कई बार, एक बात और समझो, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इसी तरह से इलिमिनेट करके, मान लो हम लोगों ने 25 प्रश्न सॉल्व किए, जिसमें से 13 प्रश्न हमारे सही हो गए और 12 गलत हो गए। तो जब हम लोग अपना आंसर शीट देखते हैं पीटी के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस 13 को तो मान लेते हैं कि ये तो मुझे आता ही था, जबकि आप उसको अंधेरे में ही तीर चलाए हो, तो लेकिन उसको मान लोगे कि ये तो हमारा था ही था। 12 को देख करके सर पीटोगे कि यार हमारी किस्मत खराब थी, हमारा तो लगता ही नहीं है, हम तो सबसे फूटे किस्मत वाले हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली वास्तव में वो जो प्रोबेबिलिटी पे जो आपने काम किया था, उसमें से आप 50-60% आप ले गए हो अपनी तरफ, और ये जो 40-50% जो गलत दिख रहा है, इसके कारण आपका भाग्य नहीं फूटा है। भाग्य आपका फूटा है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर वाले प्रश्न आप कम से कम 40 सॉल्व नहीं कर पाए। पूरे क्वेश्चन पेपर में अगर कोई स्टूडेंट 40 क्वेश्चंस को एक्यूरेट जानता हो और बाकी 40 क्वेश्चंस में वो अगर फंसता भी है, तब भी वो पीटी क्वालिफाई करेगा। लेकिन 40 प्रश्न तो उसको 100 प्रश्न में 40 प्रश्न एक्यूरेट आना चाहिए। अब ये 40 प्रश्न में जो गलती करेगा, जो फंडामेंटल प्रश्न होते हैं, वो कभी पीटी क्वालिफाई नहीं करेगा। वो हो सकता है कि हिस्ट्री का विद्वान हो, ज्योग्राफी का विद्वान हो, बहुत बड़ा बाबा हो, लेकिन वो पीटी क्वालिफाई नहीं करेगा। ये पीटी का मूल मंत्र है जो आज हम आपसे शेयर करना चाहते थे। तो अब 40 प्रश्न जो एक्यूरेट आप कर सकते हो, उसमें क्या है? उसमें सबसे आसान पॉलिटी होता है। 18 प्रश्न पॉलिटी का तुम रख लो, उसमें 18 में 15-16 तो एकदम करना ही करना होगा, क्योंकि वो सब करने वाला है उसको। हिस्ट्री में भी ऐसे ही 16-18 प्रश्न आएगा कल्चर मिला करके, तो हिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, लेकिन उसमें तुमको 12 करना होगा। तो 27 प्रश्न तो तुम हिस्ट्री और पॉलिटी में कर लिए। अब जो लोग ये 2 सेक्शन में 27 क्वेश्चन कर देता है, उसको 13 क्वेश्चन उसका रह गया। तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को पकड़ो। अब ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को पकड़ लोगे, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और बेसिक साइंस, है ना, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और बेसिक साइंस, ये तीनों को एक सेक्टर मान लो। इसको पकड़ लोगे और इससे जो 40 प्रश्न आते हैं, तो उस 40 में से अगर तुम 30 प्रश्न कर दिए, तो समझो तुम्हारा तो 57 प्रश्न हो गया, है ना। अब बाकी में करंट अफेयर भरा रहे या जो आना है आते रहे, इकोनॉमी में, ये में, लेकिन अगर आप पॉलिटी में या हिस्ट्री के जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, या ज्योग्राफी और बेसिक साइंस के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर आप गलती कर रहे हो, तो आप वैसे भी पीटी क्वालिफाई नहीं करोगे। तो मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर में बहुत ज्यादा दम लगाने से अच्छा है कि आप ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को, ट्रेडिशनल बुक्स को, ट्रेडिशनल नॉलेज को, फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रांग रखो। और जब ये बहुत स्ट्रांग है,
तो आप ऑलरेडी 40 क्वेश्चन करने के पोजीशन में कभी भी बैठे हुए हो, आप करंट नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप, जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको कि जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं आईएएस में, ध्यान से सुनना, लेकिन उनका रैंक होता है बहुत पीछे, तो वो दोबारा जब यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो वो तो ट्रेनिंग में होते हैं। अब ट्रेनिंग में बेचारे कहां करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कहां वो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनका फंडामेंटल्स इतना स्ट्रांग है कि थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर करके वो अनुमान लगा करके वो पीटी क्वालिफाई कर जाता है। मोस्टली 90% लोग क्वालिफाई कर जाते हैं पीटी, जबकि पढ़े नहीं है वो, उनके पास टाइम कहां है, उनका तो ट्रेनिंग शुरू हो गया। कहां पढ़ रहे हैं तुम्हारी तरह वो, लेकिन क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उनका फंडामेंटल पार्ट जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट था, पॉलिटी वाला पार्ट था, ये बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो आपको वहां बहुत स्ट्रांग रहना है। अब आपको एक बात हम बता दें, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में रजनीश राज सर का क्लास दिया, फिर रवि मिश्रा को भी लाया पीटी मास्टर, और दोनों को क्लब करके दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपका आधार इतना स्ट्रांग होगा कि आप कहीं भी अब पीटी क्वालिफाई करने में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए दिया, मोहवश दिया। आपको रवि मिश्रा का क्लास मुझे नहीं देना था, लेकिन मैंने आपको फ्री किया। बहुत सारे बच्चे उसको पे करके भी लिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यार अच्छा क्लास ले रहा है। दोनों में मटेरियल अलग से दिए गए, मैंने दिया। पॉलिटी में मंजेश सर पढ़ाए, डीके चौधरी का भी क्लास दिया। कोई फैक्चुअल अच्छा करता है, कोई कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने कॉम्बो बना बना करके आप लोग को दिया, तब भी इतना गाली दिया। अब तो मेरा दुख तो वहीं चला जाता है, तब भी इतना शिकायत किया। हम तो तुम्हारा सारा बेस स्ट्रांग कर दिया। फिर एक शरद त्रिपाठी जिसको कोई पूछता नहीं है, उसके लिए तमाशा खड़ा कर दिया, कोर्स बंद करवा दिया। कुछ समझ में नहीं आया मुझे। वो दुख तो मुझे रहेगा, और शायद इस कोर्स का अब जो दुख और झटका है ना, इसको हम बहुत गहराई से ले चुके हैं, क्योंकि मेरे ब्रेन में बार बार वही आ जाता है। खैर छोड़ो ये सब बात। क्या मिला तुमको? कभी इसका असेसमेंट करके देखा? जिसका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी का कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ज्योग्राफी में विशेष करके फिजिकल ज्योग्राफी जो बहुत चैलेंजिंग है। ह्यूमन इकोनॉमिक तो कोई भी पढ़ लेता है, कहीं से भी पढ़ लोगे उठा करके कि मिनरल कौन सा है, माइन कौन सा है, कहां है, मिनरल का उपयोगिता क्या है, ये तो कहीं भी कथा पढ़ लोगे। तो इसमें क्या करना है? मैंने तो बोला था ना कि जो तटस्थ है उसका भी अपराध है। दिनकर की कविता है ना, जो तटस्थ है उसका भी अपराध है। आतंकवाद के खिलाफ अगर नहीं कोई बोलता है, चुप रहता है, घृणा करता है आतंकवाद से लेकिन चुप रहता है, तो वह भी अपराध है। क्योंकि जब तक अच्छाई को स्वर नहीं दिया जाएगा तब तक अच्छाई फैलेगी नहीं, और सिर्फ बुराई बुराई ही शेष रह जाती है। इसको याद रखो अपने पूरे जीवन के लिए। हम आपको एक घटना बताना चाहते हैं। मेरे कितने सेमिनार्स हुए, बेंगलुरु से लेकर, चेन्नई से लेकर के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेकर के, इलाहाबाद से लेकर के, कहां सेमिनार नहीं हुआ मेरा। और मुग्ध होकर के लोग सुना करते थे। सुनो, एक बात बताते हैं तुम लोगों को, बहुत अच्छी बात है। अफ्रीका में एक ट्राइब है, ट्राइब का नाम नहीं बताएंगे। उस ट्राइब में जो अपराधी होता है, जो अपराध करता है, जैसे हम अपराधी हैं, क्योंकि शरद त्रिपाठी जी आईआर का क्लास नहीं लिए इसलिए आलोक रंजन अपराधी है। शरद त्रिपाठी को पैसा दिया गया, पैसा लेकर के गायब हैं, तो आलोक रंजन का अपराध है कि भाई मैंने प्रॉमिस किया था और क्यों आशीर्वाद सर से करवा दिया 2 क्लास। करवा तो इसलिए दिया था कि बेचारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे हिसाब से बहुत एनर्जी से पढ़ाते हैं और करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो मुझे लगा लिंक्ड है। खैर छोड़ो, ये बात तो बार बार क्यों हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अफ्रीका वाली वो घटना बता देते हैं, शायद जीवन में कुछ प्रकाश फैल जाए। हो सकता है कि ज्ञान तत्व तुम्हारे अंदर में उठ जाए। वैसे मुझे ये पता है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयः पानं भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम।
ये मुझे पता है, इतना संस्कृत का ज्ञान है मुझे, कि जो जहरीले मन के लोग हैं इस बैच में, उनको तो हमारी हर अच्छी बात जहर लग रही होगी, वो और विष बढ़ रहा होगा उनके मन में, तो उनकी बात हम छोड़ ही देते हैं। हमारी छोटी सी बात है, एक कहानी है अफ्रीका के एक ट्राइब की, कि उस ट्राइब में जो अपराधी होता है, जो अपराध करता है, उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सारे ट्राइब के लोग उसको खड़ा करते हैं बीच में, और अपराधी को खड़ा किया जाता है। उसके बाद सुनो, उसके बाद जो उसके साथी, मित्रगण, फैमिली, सारे लोग जो उससे संबंधित होते हैं, वो वहां पर बार बार बीच में आते हैं और बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे खाना दिया था। सिर्फ उसकी अच्छाई की बात करते हैं। इस व्यक्ति ने मुझे जंगली जानवर से अटैक में बचाया था। है वो अपराधी, किया है उसने क्राइम, लेकिन जब सारे लोग आकर के उस अपराधी के, उसके अच्छे चरित्र पे बात करते हैं, अच्छाई पे बात करने लगते हैं कि इसने अच्छे काम भी इतने किए हुए हैं, इसमें इतनी अच्छाई भी है इस व्यक्ति में, तो जो अपराधी भी होता है ना, वह भी भावना में रोने लगता है और उसको अपने किए गए गलती पे पछतावा होता है। वो फफक फफक के रोता है, पैर पकड़ के माफी मांगता है कि हमसे एक गलती हो गई जीवन में। अब ये देखो, ये है सुधारात्मक प्रयोग, कि एक अपराधी को भी सब लोग मिल करके उसमें सुधार करता है, उसको वापस जीवन देता है। ये ट्राइब की कहानी बता रहे हैं तुमको, एक कितने उन्नत ट्राइब हैं ये, और कोई क्राइम रेट नहीं है इस तरह के ट्राइबल सोसाइटीज में, कोई 0 क्राइम रेट है। क्राइम तो तब होता है ना जब इनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, जब इनको सिखाया जाने लगा कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा वो है, तब ये ट्राइब वहीं से बर्बाद होना शुरू होता है, वहीं से ये हिंसक होना शुरू होता है। इस घटना से अगर तुम कुछ सीख सको, इस कहानी से अगर आप लोग कुछ सीख सको, तो बहुत काम आएगा जिंदगी में। मेरी जिंदगी तो है ही 7th हेवन में है, मेरा क्या ही होगा, जितना जीना था जी भी लिया है, कोई शौक भी नहीं मुझे अब। लेकिन आप लोग के समझने के लिए हम बार बार ये कहानियां सुनाते रहते हैं कि आपके घर में भी अगर कोई व्यक्ति एक गलती किया है, तो आप लोग सामने बैठ करके उसकी तारीफ करो कि नहीं नहीं, इन्होंने तो ये भी किया था, इन्होंने तो ऐसा भी किया था, उसको और सम्मानित करो, और तुम करके देखो कि उसमें परिवर्तन होता है कि नहीं। वो कई बार नहीं भी परिवर्तित होगा, लेकिन उसमें जो तुम उसको मार करके, उसको गाली दे करके जो तुम चाहते हो ना, वो कभी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। और सुधारात्मक प्रयोग बहुत अच्छा होता अगर विनम्रता से आप लोगों ने कहा होता हमारे लिए कुछ, तो हमारे आंख में आंसू होता कि यार हम शरद त्रिपाठी का नहीं करवा पाए क्लास, बच्चों की बड़ी इच्छा थी, तब मेरे आंख में आंसू होता। आज आंसू नहीं है, आज एंगर है। अपने जीवन के आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उसको मैं क्या कर सकता हूं। चलो हम लोग चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके विषय में ध्यान से सुनो। और बहुत कुछ सारा वीडियोस आपको हम देने वाले हैं, उस वीडियो को भी आपको देखना है। लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी और वीडियो क्लासेस भी आपको देखते रहना है, ठीक है। यह भी हो सकता है कि दूसरे कोचिंग संस्थाओं वाले लोग इसमें एडमिशन लेकर के कुछ उल्टा पुल्टा किए, या हमारे टीचर्स को ज्यादा पैसा दे करके लालच में बांध लिए, ये सब चीजें होते रहती है। तो ये सब तो होती रहेंगी, लेकिन प्रश्न ये है कि तुम क्यों भड़के, तुम्हें क्या नहीं मिला, तुमने क्यों कैरियर विल में हजारों हजार शिकायत दर्ज कर दिए, ऐसा क्या अपराध हो गया था।
मैं लखीसराय से हूं। अभी तुम्हारे लखीसराय से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सृष्टि या ऐसे कुछ नाम है, एक लड़की है हमारी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम की, उसने बीपीएससी में 92nd रैंक लाया है। तुम लखीसराय के हो इसलिए हमको अचानक याद आ गया। और टॉप 100 बीपीएससी में ना कम से कम 25 स्टूडेंट होगा मेरा। और कोई भी ज्योग्राफी वाले से पूछ लो, बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया हुआ है, 300 नंबर में 206 से 227 के बीच में सारे लोगों के अंक आए हुए हैं। जो सबसे अच्छा नहीं भी है उसको भी 180 186 नंबर आता है। वो भी सोचो 60-65% नंबर है बीपीएससी में। और ज्योग्राफी से बीपीएससी में पता करो, ये सब पता करने की चीज है। एक मैथ्स वाले को 278 आ गया तो पूरा बिहार का लड़का मैथ्स लेने में लग गया है। ऐसा तो पागल जगह है ये सब, भेड़ दौड़ जैसी बात है कि किसी को आ गया तो सब उसी में लग गया। अरे जिसमें रुचि है उसको पढ़ो यार। इतिहास में रुचि है तो इतिहास पढ़ो, मैथ्स में रुचि है तो मैथ्स लो, केमिस्ट्री में रुचि है केमिस्ट्री लो, सब विषय बढ़िया है। मार्किंग पैटर्न में बीपीएससी को स्केलिंग करना होगा। वो जो स्केलिंग नहीं करते हैं ना लोग, हो सकता है कई बार मैथ्स का पेपर आसान आ गया, अब आसान आ गया तो मैथ्स वाले लोग काफी आगे निकल जाते हैं, ऐसा होता है। अब पिछली बार हिस्ट्री का रिजल्ट ज्यादा हो गया था बीपीएससी में। ज्योग्राफी का रिजल्ट हर साल लगभग बराबर रहता है, समझ गया ना। ज्योग्राफी में फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, लेकिन पिछली बार हिस्ट्री का हो गया था रिजल्ट ज्यादा। तो कभी सोशल क्या है, एक एलएसडब्ल्यू करके है, उसका रिजल्ट पहले आ जाता था। तो ये होते रहता है, ये चीजें चलती रहती है। तापमान की विलोमता पर हम वीडियो देंगे। चलिए आप इंडियन ज्योग्राफी पे आइए। इंडियन ज्योग्राफी में आप लिखिए कौन सी किताबें पढ़नी है, कहां से पढ़नी है। चलो लिखो। एक तो आपको करना है कि क्लास 11 पार्ट 1 एनसीईआरटी में न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1 क्लास 12 पार्ट 2, ये 2 एनसीईआरटी करनी है आपको। इसके बाद आपको करना है खुल्लर आईसीएसई बोर्ड सरस्वती पब्लिकेशन की किताब है। ये ले सकते हो या ले सकते हो सुरेश प्रसाद, हिंदी माध्यम में तो यही सब है, सुरेश प्रसाद ले सकते हो। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, रिटायर हो गए होंगे अब तो ये शायद। तो सुरेश प्रसाद की किताब में भी ठीक ठाक फैक्ट्स है। तो ये 2 किताबों को और आप ले सकते हो। और इसके साथ आपको मैगजीन में योजना तो पढ़ना ही है, वैसे भी जीएस के लिए पढ़ना है। और दूसरा मैगजीन है जो आपको पढ़ना होगा
वो है मैगजीन, क्या बुक है, इंडिया ईयर बुक, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उसको निकाल करके पढ़ना होगा। प्लानिंग, इन्वायरमेंट का भी एक चैप्टर रहता है, तो सब इसको भी पढ़ना होगा। तो योजना पढ़िए, इंडिया ईयर बुक पढ़िए, और तीसरी किताब है ज्योग्राफी एंड यू। अब देखो, तुमको समझाते हैं, हम कितना भी पढ़ा दें, लेकिन जो विषय करंट से आने वाला है और करंट से डायरेक्ट पूछने वाला है, उस विषय में कोई बहुत कुछ कर ही नहीं सकता है। या तो उस प्रश्न को आप अपने आइडिया लगा लगा करके जोड़ तोड़ करके लिखोगे, एक तो ये है। दूसरा है कि आपको ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन पढ़ना है, भूगोल और आप। लेकिन ये इंग्लिश वाला पढ़ना, हिंदी वाला ठीक नहीं है। भूगोल एवं आप, ये जो मैगजीन आती है, ये मैगजीन आपको कोशिश करना है पढ़ने का। तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न सॉल्व होंगे, आर्थिक संसाधन, संसाधनों के दोहन, संसाधनों के संरक्षण, संसाधनों के वितरण, नए नए संसाधन कहां मिल रहे हैं, किन तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, ये सब आपको इसमें मिलेगा। लेकिन आपको कम से कम इस मैगजीन के 18 महीने का कवरेज होना चाहिए। अगर 18 महीने का कवरेज होगा तभी होगा। और ध्यान से सुनो मेरी बात, एक्सपेक्ट करोगे कि जो मेंस में आ रहा है, वो जो करंट का क्वेश्चन है वो मुझे नोट्स में मिले, तो नोट्स में नहीं मिलेगा। नोट्स में उसको लिखने का आइडिया मिल जाएगा, उसका वितरण मिल जाएगा, लेकिन उससे संबंधित जो चीजें होंगी, जो मान लो आज कल को घटित हो जाए, आज हमने क्लास लिया कल को घटित हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है। और जितने लोग 1 साल बाद मेंस देने वाले हो या 3 साल बाद मेंस देने वाले हो, उनको तो ये मैगजीन, योजना, इंडिया ईयर बुक और ज्योग्राफी एंड यू, ये आपको पकड़ के रखना होगा। ये आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इंग्लिश में समझ में नहीं आता है ना, तो इंग्लिश को 3 महीने में समय देकर के सीखो। ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेजी आप नहीं सीख सकते हो, ऐसा क्यों सोचते हो? इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलो, ये तो हमारा है कि आपको पढ़ना क्या है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। अब आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम जाएंगे तो आपको सबसे पहले हम करवाएंगे भारत का भूभौतिक भूभौतिक देखो, ये सब किताबें जो है ना, महेश बर्नवाल और माजिद हुसैन, इन किताबों का रेफरेंस कभी भी, और खुल्लर का जो किताब आता है टाटा मैग्रो वाला, हम इन किताबों का रेफरेंस नहीं देते हैं। किताबें 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं ऑफिशियल किताबें,
जिसको भारत सरकार जिसका रेफरेंस करती है, जैसे एनसीईआरटी है, जैसे आईसीएसई बोर्ड की किताब है, तो भारत सरकार की किताबों को पढ़ने की कोशिश करो। सुरेश प्रसाद की किताब की मान्यता है, वो भारत सरकार, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने किताब लिखी। तुम ऐसे सोच के देखो, मान लो मुझे ज्योग्राफी बहुत आती है, मैंने सारी चीजों का संकलन करके एक किताब लिख दिया, तो उसके फैक्चुअल प्रश्न तो कहीं कहीं पीटी में, पीसीएस में कहीं ना कहीं टकराएंगे, आएंगे ही आएंगे, वो आएंगे प्रश्न। लेकिन जैसे मान लो आईएएस के लेवल में फिर जब प्रश्न सॉल्व करने जाओगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात आ जाएगी, तब आप वहां से नहीं कर पाओगे। इसलिए रेफरेंस अगर पीसीएस आपको देना है तो आप कोई भी गाइड पढ़िए, टाटा मैग्रो पढ़ लीजिए, या जो भी है, महेश, क्या नाम लिखा था, महेश पढ़ लीजिए। इस तरह की जो भी किताबें आपको समझ में आती हैं आप पढ़िए। आप लूसेंट पढ़ लीजिए या घटना चक्र पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। ज्ञान तो सब में है, सबसे आप ग्रहण करिए, जहां आपका मन करे पढ़िए। ओके, भारत का भूभौतिक विभाजन, इसमें एक इंडिया का मैप बनाते हैं। आप भी कोशिश करो कि एक मैप आप भी बनाओ। मैप का उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर मैप होना चाहिए। मैप ऐसा होना चाहिए कि भाई 5-10 सेकेंड में बन जाए, ताकि एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। तो ये हमारा इंडिया का मैप। ऑप्शनल में भी हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मैप छोटा बनाइए। और तो भारत का जो विभाजन है उसको हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है अब देखो, ये है A1, A2। तो A1 है पश्चिमी हिमालय, A2 है पूर्वी हिमालय, और A3 है पूर्वांचल हिमालय। ये उनके लिए है जो बिल्कुल पहली बार जिंदगी में। और ये डॉटेड वाला भाग देखो, ये जो डॉट किया हुआ है मैंने, इसको देखो, तो ये है हमारा बी है। इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी मैदान। समझ गया, ये उत्तरी मैदान है। अब उत्तरी मैदान में ये हो जाएगा B1, B2, B3, B4, B5, और यहां पर ही आएगा, इसको पीला से लिख देते हैं, B6। रुक जाओ, ये यहां पर है, ये जो मैदान दिख रहा है ये है B6। B1 कहलाएगा पश्चिमी मरुभूमि या
पश्चिमी शुष्क मैदान, या इसको राजस्थान प्लेन्स भी कहते हैं। यह है B1। इस तरह से ये B1 है। ये B2 है पार गंगा का मैदान। B3 है ऊपरी गंगा का मैदान। B4 है मध्य गंगा का मैदान। B5 है निचली गंगा का मैदान। B6 है असम का मैदान। आगे और भी डिटेल इसमें आप पढ़ने लगोगे, चिंता मत करो। और ये जो पूरा बीच में है सी, इसका डिवीजन नहीं करेंगे, तो सी है हमारा प्रायद्वीपीय, यह है प्रायद्वीपीय भारत। समझ गए? तो प्रायद्वीपीय भारत में यहां भी जो ये देख रहे हो ना, और भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग कैसे बना हुआ है, इसको पूरा ध्यान से देखो। ये है प्रायद्वीपीय भारत, यहां भी, और ये भी प्रायद्वीपीय भारत है। यहां मेघालय का पठार, मिकी रेंगमा, ये पूरा भाग प्रायद्वीपीय भारत है। मैपिंग का क्लास मेरा जरूर देखना। और ये है तटीय मैदान, ये है D1, ये होगा D2, नहीं यहां छोड़ दीजिए, D1 और D2 है। तो D1 है पश्चिमी तटीय मैदान, यहां कन्याकुमारी इस पॉइंट को मान लेते हैं। यह है पूर्वी तटीय मैदान, और यहां पर इस तरह से अगर हम दोनों जगह ले लें तो इसको बोलेंगे भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह। देखो भारत कितने अक्षांश पर है, कौन सा देशांतर कहां से निकल रहा है, ये तो हर पुस्तक में है, वो हम नहीं आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको भारत के भूगर्भ शास्त्र में ले जाएंगे, आपको मॉनसून अल नीनो में लेकर के जाएंगे, आपको भारत में खनिज कैसे बनते हैं और खनिजों का वितरण कैसे है उसमें लेकर के जाएंगे। कोयला क्यों है झरिया में, कैसे बना होगा ये कोयला, इस कहानी में लेकर के जाएंगे। तो आप इसको पहले बनाइए। इस डायग्राम को बनाओ पहले, इस मैप को बनाओ पहले। तो भारत का भूभौतिक विभाजन में कुल देखो, ये ई हो गया, यानी 5 हैं, A, B, C, D और E। भारत का भूभौतिक विभाजन 5 है, पांचों आपको दिख रहा है। A का क्या है, B क्या है, C क्या है, C क्या है हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं C को।
अगर आपने लिख लिया तो मुझे जल्दी से बताओ। B2 क्या है? B2 है पार गंगा का मैदान। B3 है ऊपरी गंगा का मैदान। लिख लिया? ओके, वेरी गुड। अब आपको हम सबसे पहले सी पढ़ाएंगे। पढ़ाना चाहिए ए, लेकिन हम पढ़ाएंगे सी, क्योंकि संसाधन और खनिज भी इसमें आएगा। तो आप देखो, एक मैप और बनाएंगे जो कि थोड़ा सी पर विशेष रूप से फोकस करेगा। रुक जाओ, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ना, वाइट में। अब देखो, सबसे पहले प्रायद्वीपीय भाग का डिवीजन करना है। तो ये आपको डिवीजन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये है रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4, ये है रीजन नंबर 5। 5 में इस तरह से डिवीजन है। 5 में है ए, बी, सी, डी, ई। तो ए है हमारा दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र का पठार। बी है हमारा कर्नाटक पठार। सी है हमारा तेलंगाना। डी है हमारा रायलसीमा का पठार। ई है तमिलनाडु। कैसे होगा? तमिलनाडु का पठार ये है। एक है हमारा उत्तर पूर्वी पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश।
पहले रीजन्स को हम जानबूझ करके आइडेंटिफाई करवा देते हैं ताकि पढ़ने में बड़ी सरलता हो जाएगी। दूसरा है पूर्वी, तीसरा को कहते हैं उत्तर मध्य, सब में जोड़ते जाना है। पूर्वी पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, उत्तरी मध्य पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, फिर है दक्षिणी मध्य पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, विचार हो गया। और पांचवा है दक्कन, दक्कन पठार। दक्कन पठार का ये 5 भाग है, दक्कन का 5 भाग है। तो सबसे पहले तो हमने जानबूझ करके आप लोगों को कंफर्ट जोन में लाने के लिए, अभी हमने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, एक मैप पर हमने कोशिश किया कि आप देख लो कि पीछे जाएं। B3 है ऊपरी गंगा का मैदान, B4 है मध्य गंगा का मैदान, B5 है निचली गंगा का मैदान, B6 है असम का मैदान। ऑप्शनल में तो ये रेखाएं कैसे खींची जाती है ये सब भी पढ़ना पड़ता है, और भी इसके अंदर का डिवीजन पढ़ना जरूरी होता है। आपको भी करवाएंगे, जितना आवश्यक है उतना करवाएंगे। हम B4 में हैं, आप शायद B3 में। हाँ, तुम लोग B4 में हो, हम B3 में, बिल्कुल सही। दिल्ली B3 में आएगा, B4 में आपका पूर्वी यूपी और बिहार आएगा। नहीं, असम का मैदान देखो अलग है, उसमें डॉट डॉट दिया हुआ है। उसके नीचे जो ये है ना मेघालय का पठार, ये प्रायद्वीप का भाग है। असम का मैदान प्रायद्वीप का भाग नहीं है। उसके नीचे वाला ये जो मैंने लाइंस खींचे हैं ये प्रायद्वीप का भाग है। ध्यान से देखो, ऋतुराज B1 में है। अच्छा, राजस्थान में है B1 में। चलो प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं, शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत को। इसमें आते हैं, इसको पढ़ाते हैं। और झारखंड B5 में नहीं है मेरे भाई, झारखंड 2 में आएगा, पठार में आएगा ना। अरे कितना टाइम लगाओगे, स्लाइड कितना दिखाते रहे। चलो अब लिखो, लिखो प्रायद्वीपीय, लिखो ऐसे लिखो, लिखो भारत एक उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप है।
जिसकी उत्तरी सीमा हिमालय, पूर्वी सीमा अराकान योमा, पूर्वी सीमा अराकान योमा, पश्चिमी सीमा हिंदू कुश, सुलेमान, एवं किरथार। तथा दक्षिणी सीमा हिंद महासागर, ये मैंने भारत की चौहद्दी नहीं बताई, ये मैंने भारत के उपमहाद्वीप की, समझ गए? भारत देश का तो बंटवारा हो गया ना, लेकिन भारत वास्तव में इसकी सीमा हिंदू कुश, सुलेमान और उत्तर में पूरा हिमालय, पूर्व में अराकान योमा और नीचे में हिंद महासागर। तो यही उपमहाद्वीप है जहां पर भारतीय संस्कृति, अब एक पाकिस्तान का आदमी भी भारतीय संस्कृति का ही आदमी है, उसकी भाषा हिंदी है, उसमें वो अरबी फरसियन घुसा करके मुंह टेढ़ा करके बोलता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी भाषा, उसका शरीर, उसका खून भारतीय है। वो मूर्ख है जो अपने आप को अरब से जोड़ता है। फिर आगे लिखो, भारत के भूभौतिक प्रदेश, और उसमें 5 प्रदेश का नाम लिखना है जो आपने लिख भी लिया है। भारत के भूभौतिक प्रदेश, उसमें 5 प्रदेश का नाम लिखना है। लिखो, लिखो प्रायद्वीपीय भारत, लिखो अथवा प्रायद्वीपीय भारत मतलब है, लिखो प्रायद्वीपीय भारत का अर्थ है नर्मदा से दक्षिण, नर्मदा नदी से दक्षिण, ऐसा कर लो, पूरा ही लिख लो एक साथ कम शब्द में, नर्मदा एवं सोन, नर्मदा एवं सोन, नदियां या नर्मदा एवं सोन की भ्रंश रेखा
से दक्षिण के पठारी भाग प्रायद्वीपीय भारत कहलाते हैं। बहुत ही सरल करके लिखवा रहे हैं, हर व्यक्ति सीख जाएगा। नर्मदा एवं सोन उत्तरी सीमा है, ऐसे समझो, उत्तरी सीमा है। उसके नीचे प्रायद्वीपीय भारत है। और जो मैंने चौहद्दी बताया ये उपमहाद्वीप का है, भारतीय उपमहाद्वीप का है, भारत का नहीं था वो। आगे लिखो। फैक्ट्स को कैसे इंटरेस्टिंग बना के सरल करके लिखा जाए कि याद होने लगे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे लिखो। मुझे ना हिंदी में प्रायद्वीप और उपमहाद्वीप में प्रॉब्लम हो जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो चौहद्दी है और प्रायद्वीप ये है, जो पेनिनसुला है वो ये है। नर्मदा सोन उसका सीमांकन करता है, उत्तरी सीमांकन। लिखो, इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। दक्कन का पठार भी कहते हैं। अब यहां पे लिख लो, प्रायद्वीपीय भारत इज इक्वल टू दक्कन का पठार प्लस तटीय मैदान। तटीय मैदान दिख रहा है ना, ये प्लस तटीय मैदान। दक्कन जो हम लोग कहते हैं, दक्कन का पठार। अब लिख लो आगे, लिखो दक्कन दक्कन संस्कृत के दक्षिण शब्द से बना है। दक्कन संस्कृत के दक्षिण शब्द से बना है, जिसका मागधी में दक्खन होता है। दक्षिण तुम लोगों ने सुना होगा, दक्षिण से आवत हैं, मागधी का शब्द है। मागधी सा एक मूल भाषा, मागधी ही मूल भाषा है, जिससे उड़िया, बंगाली, इवन अर्ध मागधी से मराठी, पंजाबी, सारी भाषाएं, भोजपुरी, मैथिली, सब मागधी से निकली हुई भाषा है। अब इस बात का आप लोग खंडन नहीं करना, इस बात को याद रखना कि मैंने मागधी को मूल भाषा कहा है, मगही को नहीं, मागधी को। और भोजपुरी, मैथिली जैसी लैंग्वेजेस जो हैं वो मागधी से निकली हुई हैं। उड़िया, बंगाली भी मागधी से निकली हुई भाषाएं हैं। इस बात को काटना मत, बस याद रखना। आपस में डिस्कस मत करना, नहीं तो मुझे फिर सब लोग उल्टा पुल्टा बोलेगा। तो आपको हो गया, ठीक है। और बाकी भी मैंने बाहर का वेड़ा धो दिया, ठीक है। और बाहर का प्लाव ना उसमें रख दिया, माइक्रोवेव वाले में, ठीक है, डब्बी में, तब गर्म हो। ऐसे फेर दूं? हाँ, छोड़ दीजिए।
तो आपको मैंने लिखवाया दक्कन शब्द से बना हुआ है। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, 1 मिनट माफ करो, क्या हो गया? चलो अभी लिखते हैं। तो ये है, दक्कन शब्द से बना है, इसलिए इसको दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन शब्द कैसे बना है मैंने बताया। अब लिखो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत विंध्य, अरावली, मेघालय का पठार, विंध्य, अरावली, मेघालय का पठार भी सम्मिलित किया जाता है। भी सम्मिलित किया जाता है। अब देखो, एक स्पष्टता के लिए अगर हम कहें प्रायद्वीपीय भारत, तो इसमें आ जाएगा विंध्य प्लस अरावली प्लस मेघालय प्लस दक्कन प्लस तटीय मैदान। आपके स्पष्टता के लिए करवाया जा रहा है। प्रायद्वीपीय भारत का यह अर्थ होगा, तटीय मैदान भी इसमें आएगा। और कहा जाए, अगर कहा जाए कि भाई दक्कन क्या है, तो दक्कन की सीमा होगी नर्मदा सोन फॉल्ट। नर्मदा सोन फॉल्ट को दक्कन की सीमा मानी जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में और दक्कन में क्या अंतर हो गया? दक्कन में क्या क्या आएगा? दक्कन में आएगा, ये सब नहीं आएगा। विंध्य, अरावली, मेघालय, तटीय मैदान, इसको छोड़ दोगे तो बाकी जो शेष रह गया यह है दक्कन पठार। और दक्कन पठार में क्या क्या सम्मिलित है वो आप देख रहे हो। और दक्कन का सीमा मैंने आपको बताया। अभी रुको, और ये जो दक्कन पठार है इसमें होता है उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। तो उत्तरी दक्षिण दक्कन में रीजन 4 आ जाएगा और दक्षिणी में
रीजन 5 आ जाएगा। जब ये पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे ना तब आपको और क्लैरिटी मिलेगा। प्रादेशिककरण समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन शब्दों का मीनिंग समझ लोगे तब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, इसको क्लियर करो पहले। दक्कन पठार में, दक्कन पठार का 2 भाग होगा, उत्तरी दक्षिणी। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है वो आपके सामने है। तो ये जो पूरा 1 2 3 4 5 है ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब आप लिखो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानीय संरचना एवं खनिजीकरण। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानीय संरचना एवं खनिजीकरण। ये टाइटल बनाओ। यहां से तुम्हारा विषय शुरू होता है। इसके पहले तो बस समझो इंट्रोडक्शन था मैप के ऊपर में। लिखो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः 10 प्रकार की चट्टानीय श्रृंखला, 10 जानबूझ करके लिखवा रहे हैं, लिखवाएंगे 7-8 से ज्यादा नहीं, लेकिन 10 लिखना है। 10 मुख्य चट्टानीय श्रृंखला प्राप्त होती है प्रायद्वीपीय भारत में। सबसे पहला है आर्कियन निस चट्टान। लिखते जाओ। लिखो यह ज्वालामुखीय चट्टान है। ज्वालामुखीय चट्टान है। कायांतरित चट्टान है। ज्वालामुखीय चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, रवादार है यानी क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन चट्टान है। ज्वालामुखीय चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, रवादार चट्टान है। लिखो यह मुख्यतः ग्रेनाइट एवं निस के रूप में प्राप्त होता है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट एवं निस के रूप में प्राप्त होता है। लिखो यह सर्वाधिक पुरातन चट्टानें हैं।
जो 2.9 बिलियन वर्ष से पूर्व जो 2.9 बिलियन वर्ष से पूर्व उत्पन्न हुई तथा प्रायद्वीप के बेसमेंट का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बेसमेंट का, नीचे का जो बेस है वो आर्केयन है। ये सब पूरा क्वेश्चन फंसा देगा तुम्हारा। प्रायद्वीप का बेसमेंट क्या है, सबसे पुराना चट्टान कौन है प्रायद्वीप में, भारत में सबसे पुराना चट्टान किस श्रेणी का है, कैसे बना होगा, अब देखो इसमें खनिज में इसमें है स्वर्ण, सोना है। इसके अलावा मैग्नेटाइट, लोहा का है ना मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट्स मिलता है, गोल्ड मिलता है, और तो ही इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा बहुत जिंक, सिल्वर, कॉपर, ये सब भी मिलता है, लेकिन गोल्ड और मैग्नेटाइट। फिर ये चट्टानें कहां प्राप्त होती हैं, प्राप्ति कहां कहां मिलती हैं, तो ये चट्टानें हैं कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु का पठार, यहां पे ये सबसे ज्यादा मिलेगी। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु का पठार, यहां मिलती हैं आर्केयन चट्टानें। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, फंस जाएगा सब। इंडिया फिजिकल से कोई प्रश्न आएगा तो 100% आपके नोट से आना ही आना चाहिए। अब ये है सबसे पुराना हमारा ए। इसके बाद जो दूसरा चट्टान है उसको कहते हैं सिंघभूम रॉक्स। सिंघभूम का नाम सुना होगा, या आयरन ओर श्रृंखला, आयरन ओर श्रृंखला की चट्टानें हैं। यह है तुम्हारा 2.8 से 2.9 बिलियन वर्ष इसका उम्र है। यह है तुम्हारा लौह अयस्क का स्रोत है। ये लौह अयस्क का स्रोत है सिंघभूम आयरन ओर श्रृंखला। ये चट्टान अगर हम तुमको दिखाना चाहें भारत के मैप में, तो इस तरह से ये बना हुआ है आयरन ओर श्रृंखला। लिख लो, इन चट्टानों को ये चट्टानें कुद्रेमुख से मयूरभंज, मयूरभंज कहां है, उड़ीसा में।
कुद्रेमुख कहाँ है? यहां देखो, ये कुद्रेमुख है, कर्नाटका का भाग कुद्रेमुख हो गया, यहां उड़ीसा में मयूरभंज हो गया। तो कुद्रेमुख से मयूरभंज तक फैली हुई है। और ये देख रहे हो ना दिशा कैसे है, ये इस तरह से चट्टान का श्रृंखला मिलता है। आयरन ओर सीरीज, सिंघभूम रॉक्स। सिंघभूम तो एक जगह का नाम है, लेकिन सारे को ही कहते हैं आयरन ओर श्रृंखला, सिंघभूम रॉक्स। तीसरे में आओ। तीसरा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड इसके बाद अनुक्रम में आएगा। तो बुंदेलखंड है 2.8 बिलियन ईयर्स, 2.6 से 2.8 बिलियन वर्ष पूर्व बुंदेलखंड का निर्माण हुआ। और इसकी चट्टानें हैं ग्रेनाइटिक निस, और ये भी ज्वालामुखी, एक प्रकार का ज्वालामुखी था। ये बुंदेलखंड एक ज्वालामुखी था। जितना बताया जा रहा है उतना ही उत्सुकता बनाए रखो। आयरन ओर सीरीज तो झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी पड़ेगा। जब ये पूरा बेल्ट दिखा दिया, ये भारत का सबसे इंपॉर्टेंट खनिज बेल्ट है। बुंदेलखंड क्या है वो भी देखो, मैपिंग करवाया था ना। कब बना बुंदेलखंड? तो ये तुम्हारा है तीसरा बुंदेलखंड। अब आइए चौथा, अरावली। अरावली श्रृंखला, यह है 2.1 बिलियन वर्ष। इसको बोलते हैं प्रोटेरोजोइक पर्वत। यह एक प्रकार का वलित पर्वत है। सबसे प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसमें चट्टानें हैं शिस्ट, निस, यही सब है जो पुराना चट्टान रहता है। ग्रेनाइट और लाइमस्टोन, चूना पत्थर, इस तरह की चट्टानें मिलती हैं अरावली में। सब लिखते जाइए। इसका फल आपको बाद में समझ में आएगा कि मैंने क्यों करवाया था। अरावली श्रृंखला के बाद है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट आपको दिखाया था मैंने, पूर्वी घाट पूरे मैपिंग को करवाया जा चुका है। तो पूर्वी घाट है 1.9 बिलियन वर्ष। यह भी एक वलित पर्वत है। यहां पे चट्टानें हैं खोंडेलाइट। खोंडेलाइट श्रृंखला की चट्टानें मिलती हैं, नहीं तो वही फिर निस चट्टानें मिलती हैं। अब इसमें कोई खनिज नहीं है, इसमें भी कोई खनिज नहीं है एज सच। पूर्वी घाट भी वलित पर्वत है। अरावली सबसे पुराना वलित पर्वत है। अब देखिए इनको, पूनम जी पूछ रही हैं बादल फटना क्या है। इसी को कहते हैं कि सुंदरकांड चल रहा है और आप पूछ रहे हैं कि रामायण के बाल कांड में
तो ये है पूर्वी घाट। 4, 5, नंबर 6 पे आइए। देखो ये सब जीएस में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हम जानबूझ करके करवा रहे हैं आने वाले भविष्य को देखते हुए। 6 में है धारवाड़। धारवाड़ श्रृंखला की चट्टानें। इसमें लिखो सर्वाधिक खनिज इसमें प्राप्त होगा, सर्वाधिक खनिज। फिर ये लिख लो आयरन ओर श्रृंखला के अपरदन से बना है। प्रथम अवसाद, प्रथम अवसाद यही है, या प्रथम अवसादी चट्टान। पूरे प्रायद्वीपीय भारत का प्रथम अवसादी चट्टान धारवाड़ है। सबसे ज्यादा खनिज है। क्यों खनिज है? क्योंकि इसी के अपरदन से बना है, आयरन ओर श्रृंखला के अपरदन से बना है। फिर प्रथम अवसादी चट्टान है। ये मिलेगा कहां? कर्नाटक से छोटा नागपुर तक फैला हुआ है, पूरा कर्नाटक से छोटा नागपुर तक। इसमें मिलेगा हेमेटाइट। लौह अयस्क है ना, हेमेटाइट, लोहा है हेमेटाइट। हेमेटाइट, कॉपर, चांदी, जिंक सब मिलता है इसमें। यूरेनियम सब मिलता है। सबसे ज्यादा खनिज धारवाड़ में है और प्रथम अवसादी चट्टान धारवाड़ है। लिख लो कालांतर में धारवाड़ के अवसादों का कायांतरण हो गया। यानी आज जो धारवाड़ की चट्टानें मिलती हैं वो कायांतरित हैं। ये सब फैक्ट जरूर याद रखना है। फिर 7वां है कुडप्पा। इसको पढ़ा जाता है कड़पा, लेकिन हिंदी की किताबों में मुझे कुडप्पा लिखा हुआ दिखता है। तो यह है कड़पा की चट्टानें। यह है सर्वाधिक प्राचीन अवसादी चट्टान। प्रथम अवसाद ये है, लेकिन इसका कायांतरण हो गया, याद रखना। तो ये धारवाड़ अब अवसाद के रूप में प्राप्त नहीं होता है, कायांतरित चट्टान के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन उसके बाद बना था अवसादी चट्टान कुडप्पा। तो जब कड़पा बना या कुडप्पा बना तो ये आज भी अवसादी चट्टान के रूप में प्राप्त होता है। तो अभी भारत में प्रायद्वीप पर जो सबसे पुरानी अवसादी चट्टान होगी वो कड़पा होगी। इसमें भी ये भी खनिज युक्त है, खनिज युक्त है। लेकिन क्योंकि, पहले लिख लो, क्योंकि धारवाड़ के अपरदन से बनी है, ये धारवाड़ के ही अपरदन से बनी है, तो इसमें खनिज निम्न गुणवत्ता का है। निम्न गुणवत्ता के खनिज हैं, जैसे सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा का ही अयस्क है, लौह अयस्क है। सीडेराइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट भी लोहा है, हेमेटाइट भी लोहा है। मैग्नेटाइट भी लोहा था। मैग्नेटाइट सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा हुआ, उससे निम्न क्वालिटी हेमेटाइट, उससे निम्न क्वालिटी सीडेराइट, लिमोनाइट।
कड़पा। और कड़पा कहां कहां फैला हुआ है तो याद रखना है कि ये धारवाड़ के साथ ही मिलता है। धारवाड़ से ही बना है ना, तो धारवाड़ के साथ ही मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से ही कहां मिलेगा, जैसे छत्तीसगढ़, रायलसीमा, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, दंडकारण्य, यहां पर कड़पा की चट्टानें हैं। तो ये 7वां चट्टान का प्रकार हुआ। अब है 8वें पे आओ। 8वां है विंध्य। रुको एक मिनट, पीछे चलते हैं, शायद डेट मैंने नहीं दिया। धारवाड़ की चट्टानें हैं 1.1 बिलियन से 1.9 बिलियन तक। 1.1 बिलियन से 1.9 बिलियन। कड़पा की चट्टानें हैं 700 मिलियन ईयर से 1.7 बिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें हैं ये। रुको, 700 नहीं, 1100 मिलियन वर्ष लिख लो, या फिर 1.1 बिलियन लिख लो, एक ही बात है। 1.1 बिलियन लिख लो से 1.7, जैसा तुम्हारा मर्जी। कड़पा और धारवाड़ में बहुत अंतर नहीं है। धारवाड़ के बनने के तुरंत बाद कड़पा बन गया था उसके अपर्दन से। और कड़पा में भी लिख सकते हो कि यहां पे ज्यादातर अलौह धात्विक खनिज मिलता है। कड़पा में एक चीज और लिख लो कि अलौह धात्विक खनिज मिलता है, ज्यादातर मिलता है। लोहा भी मिलता है, सिडेराइट, लिमोनाइट, लेकिन ज्यादातर अलौह धात्विक खनिज मिलता है। जैसे महाराष्ट्र का जो भंडारा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ है, रायलसीमा है, रायलसीमा, दंडकारण्य है, जो भंडारा क्षेत्र है, सॉरी, मध्य प्रदेश वगैरह का भंडारा, बालाघाट, ये जो एरिया है, भंडारा, बालाघाट, ये सब में कड़पा की चट्टानें प्राप्त होती हैं। अब आइए, अगला चट्टान श्रृंखला विंध्य। यह 700 मिलियन वर्ष से 1.1 बिलियन वर्ष। विंध्य बेसिकली है समुद्री निक्षेप।
ये चट्टाने हैं जीवाश्म युक्त, ये जीवाश्म युक्त है, जीवाश्म मिलता है। मुख्य रूप से है चूना पत्थर, लाल बालूका पत्थर, संगमरमर, यानी इमारती चट्टाने हैं। और विंध्य को ही हम लोग कहते हैं डायमंड बियरिंग रॉक। और ये जो डायमंड बियरिंग रॉक होता है, ये होता है किम्बरलाइट। और विंध्य फैला हुआ है लूनी से सोन नदी तक। लूनी नदी से सोन तक पूरा विंध्य का चट्टान फैला हुआ है। ये इसका वितरण है। ये नोट कर लिए। आज वाले क्लास का मैजिक बाद में समझ में आएगा। सारा चट्टान एक अनुक्रम में दे रहे हैं और चट्टान की विशेषता क्या है, उम्र क्या है, कहाँ मिलता है, इसका ज्ञान जीएस के बच्चों को भी बहुत जरूरी है। तभी ये लोग रिसोर्स पढ़ पाएंगे, तभी आप लोग रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ पाओगे। अब देखो, विंध्य के बाद है, विंध्य क्या था, पॉइंट नंबर 8, तो 9। इसके बाद है तुम्हारा मेसोजोइक फॉर्मेशंस, यानी मध्यजीवी चट्टानीय श्रृंखला। ये मुख्य रूप से है गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और असम। इसमें मिलता है पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है। गुजरात, राजस्थान, असम मेसोजोइक चट्टान है। ये लिख लो, ये भाग मतलब ये भाग 220 मिलियन वर्ष पूर्व, 220 मिलियन वर्ष पूर्व कहाँ थे, समुद्र के नीचे थे। ये सब भाग समुद्र वहां था पहले। तो यह है मेसोजोइक फॉर्मेशन। और 10वां में आपको बता दें गोंडवाना, बल्कि ऐसा कर लो, इसको 10 कर लो, गोंडवाना 9 रहेगा। ये 10 था हमारा मेसोजोइक, और ये है गोंडवाना। गोंडवाना की चट्टाने हैं 280 से 220 मिलियन वर्ष पूर्व। ये कोयला युक्त चट्टाने हैं। भारत का कोयला सब गोंडवाना श्रृंखला का है। ये गोंडवाना चट्टाने मिलते हैं नदी के भ्रंश घाटियों में।
नदी के भ्रंश घाटियों में जहां वनस्पति का क्या बोले उसको, धंसाव, धंसना, क्षेपण, पूरा का पूरा जंगल नदी घाटी के भ्रंश के नीचे चला गया। वही जंगल के जो लकड़ियां थी उसी से कोयला बना है, तो वो गोंडवाना कोल कहलाता है। ये कहां कहां मिलता है ये तुम समझ सकते हो। ये है दामोदर भ्रंश घाटी, ऊपरी सोन में मिलता है, नर्मदा तापी में भी मिलता है, लेकिन नर्मदा तापी में कोल माइनिंग नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर दक्कन का लावा फैला हुआ है। आप बस लिखो ये दामोदर, ऊपरी सोन, ऊपरी गोदावरी, फिर है वर्धा, पेंच और कान्हन, ये नदियां हैं मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये भारत का कोयला जहां मिलता है वो समझो गोंडवाना की चट्टानें हैं, वहां पे भ्रंश रेखा होगी, वहां पे आज नदियां दिख सकती है। तो भारत में ये 10 चट्टानें हैं जिसमें खनिज मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और कल आपको और भी डिटेल पढ़ाते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। मैपिंग जरूर देखते रहना, मैप सब देख करके आना, तभी मजा आएगा।